हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है दुर्गा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो, अगला जो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है तने के द्वारा कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन। अब देखो, जो कुछ इससे पहले हम जो फर्स्ट हेडिंग में पढ़ चुके थे, जो हमारा जड़ के द्वारा जो कायिक परिवर्धन है वो किस किस में मिलता है, उसमें आपको बताए थे जो काष्ठीय प्लांट्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं शीशम है या फिर सीरस है, उनके अंदर क्या होते हैं, जड़ों के द्वारा कायिक परिवर्धन पाया जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो तने के द्वारा कायिक परिवर्धन है। तो आपको हेडिंग डालिए तने के द्वारा कायिक परिवर्धन। इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको बताया था आलू कंद के द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता था, आपको बताना था आलू के अंदर होता है। क्योंकि दूसरा जो कायिक परिवर्धन है वो परकंद के द्वारा, तो अदरक या हम कह सकते हैं हल्दी के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसके आगे लिख सकते हो कि तने के द्वारा कायिक परिवर्धन, तने के द्वारा कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन निम्न पादपों में पाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बात लिखनी है। उसके बाद में जो एग्जाम्पल है वो आपको बताने कि तने के द्वारा जो कायिक परिवर्धन है वो किस किस में मिलता है, ठीक है। तो तने के द्वारा जो कायिक परिवर्धन की प्रोसेस है या प्रक्रिया है, उसमें आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताना है कि कंद के द्वारा कायिक परिवर्धन, कंद के द्वारा कायिक परिवर्धन होता है आलू के अंदर। तो कंद के द्वारा पूछा जाए तो आलू। दूसरा है परकंद के द्वारा, परकंद के द्वारा होता है अदरक में, इसके अलावा होता है हल्दी में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करें तो सलग कंद के द्वारा, सलग कंद के द्वारा होता है लहसुन में, सलग कंद के द्वारा पाया जाता है लहसुन में। उसके बाद है घनकंद के द्वारा, घनकंद के द्वारा होता है अरबी और केसर, इन दोनों में मिलता है। इसके बाद में देखो है ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी मिलता है दूब घास के अंदर, दूब घास में पाया जाता है। इसके अलावा बात करूं तो अंतर भूस्तारी, अंतर भूस्तारी ये मिलता है पुदीना के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो भूस्तारी, भूस्तारी ये मिलता है स्ट्रॉबेरी के अंदर। और नेक्स्ट है हमारा भूस्तारिका, भूस्तारिका, और ये मिलता है हमारा पपीते में। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं कि किस किस प्रकार से ये पाया जाता है। उसमें देखो ये क्या क्या होते हैं, आपको बताया था कि जो कंद के द्वारा आलू में होता है, यानी इसमें नए तने बनते हैं। तने फिर वो क्या होते हैं, अलग होकर, यानी प्लांट्स के द्वारा अलग होकर। जब हम बात करें जैसे ये आलू है, तो जैसे हम बात करें तो उगा हुआ आप आलू आपने देखा है, तो जो आलू की जो भी जहां से भी उगा हुआ होता है तो उसे बोलते हैं अंकुरशील कलिका, अंकुरशील कलिका, कलिका। अब ये अंकुरशील कलिका क्या करेगी, जैसे ही नमी के संपर्क में आएगी, या आप आपको बता रहा हूँ, नमी के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर, अब ये अंकुरशील कलिका क्या करेगी, नमी के संपर्क में आएगी। तो नमी के संपर्क में आने पर इस प्रकार से क्या हो, यहां से ये कलिका निकलनी स्टार्ट हो जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और ये क्या कर रहा है, अनुकूल परिस्थिति आने पर यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद में अभी देखो स्टेम में अलग हो रहा है, और अलग होने के बाद में हम कह सकते हैं एक नव पादप, ये नए पादप का निर्माण करता है। तो ये कंद के द्वारा किसमें मिलता है, आलू के अंदर मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, देखो परकंद के द्वारा अदरक और हल्दी में पाया जाता है, सलग कंद के द्वारा लहसुन मिलता है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा आपको इसमें से, ठीक है ना। और ऊपरी भूस्तारी दूब घास, यानी जो दूब घास होता है वो फिर सिर्फ ऊपर की ओर मिलता है, लेकिन अंतर भूस्तारी यानी इनका जो स्टेम होता है,
ठीक है ना। इनका जो स्टेम होता है वो अंदर की ओर मिलता है और वो होता है पौधे के अंदर, ठीक है ना। और ये भूजतारी और भूजतारी का दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, इसे स्ट्रॉसबेरी में मिलता है, ये पपीते के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको इसके नीचे एक बात और लिखनी है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, इनके नीचे लिखना आपको, कुछ पौधों के तने में वायवीय भाग से कायिक परिवर्तन होता है, कायिक परिवर्तन होता है। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके जो तने के द्वारा और कायिक परिवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो वो कौन कौन से पादप होते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें देखो आपको बताना है, एक तो गन्ना, एक गुलाब और एक होता है बोगेनविलिया। इन तीनों के अंदर और वायु भाग से कायिक परिवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो एक बात आपको ये भी नोट करके रखनी है, क्योंकि बात पूछ लिया जाता है, गन्ना, गुलाब और बोगेनविलिया के जो प्लांट्स के जो कायिक भाग होते हैं, ठीक है ना, वहां से ये प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। और इसी के नीचे आपको एक बात और लिखनी है, एक प्लांट्स का नाम आपने सुना होगा जलकुंभी, और इसको बोलते हैं आइकोर्नियम जलकुंभी। ये प्लांट्स क्या करता है, जो पश्चिम बंगाल अदर जो स्टेट होते हैं वहां पर की जलाशय में मिलता है, जो तालाब होते हैं वहां पर पाया जाता है। और वहां पर क्या मिलता है कि जो जलाशय होते हैं वहां पर मिलता है, ये कायिक वृद्धि करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, पूरा जो तालाब होता है या जलाशय होता है उसको घेर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की तो क्या जाती है, कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो प्रकाश होता है, प्रकाश की कमी हो जाती है। इन दोनों चीजों क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, O2 और प्रकाश की कमी हो जाती है, या हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव समाप्त हो जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसलिए जो जलकुंभी होती है, ये आइकोर्निया है, इसको बंगाल का आतंक यानी किस नाम से जाना जाता है, बंगाल का आतंक, या एक नाम और भी कह सकते हो, जो मतलब बंगाल का आतंक भी कह सकते हो। इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं महाविपत्ति, ठीक है ना, महाविपत्ति के नाम से भी जाना जाता है, या किसके अंदर तालाबों की महाविपत्ति कह सकते हो, या जलाशयों की महाविपत्ति कह सकते हो, ठीक है ना। तो जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे आपको देखो क्या लिखना है, जलकुंभी क्वेश्चन लिखना आपको आइकोर्निया पादप पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल स्टेट में से कुछ जलाशयों के अंदर पाया जाता है, और ये कायिक वृद्धि करके, ठीक है ना, पूरे जलाशय को अब चारों ओर से घेर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और प्रकाश की कमी हो जाती है, और जलाशय के अंदर जो जीव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे आपको क्या लिखना है, जो जलकुंभी है उसको बंगाल का आतंक या जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है। ये दो बात आपको लिखनी है कि ये जलकुंभी है वो इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर क्या है, पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्तन। थर्ड नंबर हेडिंग डालिए आपको, पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्तन। अब देखो पत्तियों के द्वारा जो कायिक परिवर्तन है वो दो प्लांट्स में मिलता है। उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक तो होता है पत्थरचट्टा, एक तो पत्थरचट्टा है, और इसके अलावा एक है बोगेनविलिया। इन दोनों के अंदर पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्तन पाया जाता है। तो वो देखो किस प्रकार से होता है
कि जो पत्थर चट्टा की जो हम कह सकते हैं अपस्थानिक खांच होती है, वहां से जब वह नमी के संपर्क में आता है तो इसके जो पर्णफल कोर होते हैं वहां से अपस्थानिक शाखाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि ये शाखाएं क्या रहती हैं, आगे एक नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो अधिकतर बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके आगे लिखना है पत्तियों के पहले अब हेडिंग डालिए पत्तियों के द्वारा काई के परिवर्धन। उसमें देखो मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बता देता हूं, जिसे ये पत्ते हैं, ठीक है ना, ये है ब्रायोफिलम के, यह हम कह सकते हैं पत्थर चट्टा के ये पत्ते हैं। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो ब्रायोफिलम, फिलम या पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, ये दोनों नाम इसके हैं। अब इसकी ये देखो जो खांच है इनको बोलते हैं अपस्थानिक खांच, अपस्थानिक खांच, अपस्थानिक खांच। ठीक है, और ये अपस्थानिक खांच आगे चलकर जैसे मैं बात करूं ये पत्ते हैं, ठीक है ना, और ये अपस्थानिक खांच आगे चलकर क्या है इस प्रकार से इस प्रकार से अंकुरशील कलिका बना लेती है। ठीक है ना, तो आप यहां लिख सकते हो अंकुरशील कलिका, अंकुरशील कलिका। ठीक है, तो आगे चलने के बाद में ये जो अंकुरशील कलिका है ये क्या हो जाएगी, इस पादप से अलग हो जाएंगी, और अलग होने के बाद में ये क्या करेंगे, एक नए पादप का निर्माण करती है। आपको ये ध्यान रखना बस। और ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, जैसे मैं बात करूं यहां से अलग हो जाती है, अलग होना, ठीक है ना, ये अलग हो जाती है। आपको इसे याद रखना, लिखना है इस डायग्राम के अंदर। ठीक है ना, डायग्राम आपको बनाना है, उसके बाद में ये आगे चलकर आप कह सकते हो कि जो अंकुरशील कलिका वो नमी के संपर्क में आएगी। ठीक है ना, तो आप यहां लिख सकते हो नमी के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर, अब नमी के संपर्क में जो आएगी इस प्रकार से एक नई पत्ती का निर्माण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये है नव ब्रायोफिलम पत्ती। तो आप समझ गए ये दो चीज में पाया जाता है, एक तो पत्थर चट्टा और एक मिलता है बोगेनविलिया के अंदर। ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, मैं थ्योरी पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालिए आपको पत्तियों के द्वारा काई के परिवर्धन, उसमें मैं जो लिखा रहा हूँ वो आपको लिखना है, डायग्राम आपको नीचे की ओर बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या लिखना है, ब्रायोफिलम और कोष्ठ में आपको लिखना है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा की प्राणफलक कोर पर अपस्थानिक खांच पाई जाती है, खांच पाई जाती हैं जो नमी के संपर्क में आने पर, आप यहां लिखना है आपको, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है यहां पर, यहां लिखना नमी के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर, जो नमी के संपर्क में आने पर, जो नमी के संपर्क में आने पर
जो नमी के संपर्क में आने पर एक नए पादप का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ नई पत्ती है या नव पादप, नव ब्रायोफिलम पादप, ठीक है ना। एक बात कोई दिक्कत नहीं है, पत्ती है, ठीक है ना, पत्ती भी लग जाती है, ब्रायोफिटा जो पत्र चटाई उसकी नए पादप का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी है। इसके बाद में इसके नीचे डायग्राम बनाना है जो आप बनाओ। अब देखो जो पत्ती है वो किस प्रकार से मतलब आगे बढ़ती है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से एक शाखाओं का निर्माण होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो कायिक परिवर्धन है, इसकी जो विधियां वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जड़ के द्वारा कायिक परिवर्धन बढ़ चुके हैं, तने के द्वारा कायिक परिवर्धन बढ़ चुके हैं। अब जो पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्धन बढ़ चुके हैं, अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है कायिक परिवर्धन के गुण, यानी क्या क्या गुण होते हैं। उसमें आप हेडिंग डालियो कायिक परिवर्धन के गुण, यानी क्या क्या गुण होते हैं कायिक परिवर्धन में, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो गुण है, यदि मैं बात करूं तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। दो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसका मतलब वो आगे जनन की प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं ले पाता है। इसलिए क्या है, ये कुछ पादपों में जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उनमें यह जनन की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। तो फर्स्ट तो आप ये लिख सकते हो, कुछ पादपों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उनमें जनन की यह सर्वश्रेष्ठ विधि, आपको लिखना है सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ये बात आपको लिखनी फर्स्ट में, ठीक है ना। तो फर्स्ट आप लिखो कुछ पादपों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती, उन पादपों में जनन की ये प्रमुख विधि होती है। सेकंड आप लिख सकते हो बीज द्वारा उत्पन्न, सेकंड लिखना आपको, मैं बोल लिखा रहा हूं, बीज द्वारा उत्पन्न पौधे की अपेक्षा, बीज द्वारा उत्पन्न पौधे की अपेक्षा कायिक परिवर्धन द्वारा जो बीज होते हैं, कायिक परिवर्धन द्वारा पौधे में फल व बीज ज्यादा पाए जाते हैं। ये गुण आपको लिखना है, ठीक है। तो दोनों गुण आप जल्दी से लिखो। उसके बाद में जो देखो तीसरा गुण है वो कौन सा गुण होता है, दोनों गुण लिख लिए होंगे आपने। उसके बाद देखो जो तीसरा गुण है वो कौन सा होता है। तीसरे गुण की यदि मैं बात करूं तो देखो कुछ पादपों में, या हम कह सकते हैं कुछ पादपों जैसे आलू, गन्ना, गुलाब की खेती इस विधि के द्वारा
आसानी से कर सकते हैं, द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ये इसका तीसरा गुण है। क्यों? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे बात करूं आलू है, गन्ना है, गुलाब की जो खेती है वो कायिक परिवर्धन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ये तीसरा गुण आप जल्दी लिखो। उसके अलावा जो लास्ट गुण की मैं यदि बात करूं, कायिक परिवर्धन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है, कायिक परिवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व हम कह सकते हैं आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। यह आपका लास्ट गुण है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, जनक के समान होती है। ठीक है ना, ये लिखो जल्दी। उसके बाद में जो हमारा ये चारों गुण आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, इसके अलावा देखो ये दोनों हो चुके हैं। कौन कौन सा हम पढ़ चुके हैं? अलैंगिक जनन कंप्लीट हो चुका हमारा। अलैंगिक जनन के बाद में लेजन की विद्या पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमारा जो कायिक परिवर्धन, कुछ टॉपिक दे रखे हैं आपको बताया कायिक परिवर्धन के द्वारा। तो कायिक परिवर्धन के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं? तो आपको ये 4 गुण लिखने हैं। आप एग्जाम के अंदर यदि बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे 2 नंबर का आता है, तो आपको 4 लिखने हैं, या फिर आपको 1 या 2 तो कम से कम याद रखने हैं। उसके बाद देखो जो हम बात करें नेक्स्ट 2 नंबर है लैंगिक जनन। हेडिंग डालो आप लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन देखो किस प्रकार से लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो होती रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लैंगिक जीव में पढ़ रहे हैं हम, तो लैंगिक जनन के लिए हम यहाँ 2 बात ध्यान में रखेंगे। अलैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था कि जो उत्पन्न संतति होती है वो जनन के समान होती है, लेकिन यहाँ पर जो उत्पन्न संतति होती है उसमें वेरिएशन पाई जाती है, यहाँ हम कह सकते हैं विभिन्नताएं पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है एक माता पिता से जो उत्पन्न संतति होती है वो माता पिता के समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन मिलता है जिसकी वजह से उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन अलैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था उसमें समानताएं पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात हम बात करें तो अलैंगिक जनन के अंदर आपने क्या देखा कि जनक एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जनक 2 होंगे, एक नर होगा और एक मादा होगा। उन दोनों के जो द्वारा जो उत्पन्न संतति होंगी वो क्या करेंगे, इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण विभिन्नताएं देखी जाती है। अब देखो छोटी चीज मैं आपको बता दूं, आपको जिससे ध्यान रखना है कि जिसे नर है और ये मादा है, जनन देखो किस प्रकार से था। आगे हमारा छोटा सा टॉपिक भी फर्टिलाइजेशन, निषेचन, वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जिससे ये नर है तो नर के द्वारा उत्पन्न जो युग्मक होता है, ठीक है ना, वो आपको लिखना है शुक्राणु होता है, शुक्राणु। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। आपको ध्यान रखना है स्पर्म होता है और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। मादा के द्वारा यदि मैं बात करूं तो वो होता है अंडाणु, अंडाणु होता है। आपको लिखना नहीं, खाली समझना है, ठीक है ना, अंडाणु होता है। जब ये दोनों हम बात करें जनन की क्रिया करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। तो जनन की क्रिया करने के बाद में क्या होगा कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद में क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम जाइगोट, और ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ये डिप्लॉइड होता है। फिर यह देखो हम कह सकते हैं कि भ्रूण नहीं बनता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं से जो जाइगोट होता है उसको गुजरना पड़ता है। उसके बाद में देखो जाइगोट आगे चल करके बनाता है, विदलन की प्रक्रिया होती है, हम कह सकते हैं विदलन होता है। विदलन इसको बोलते हैं क्लीवेज इंग्लिश में। विदलन का मतलब होता है जाइगोट में बार बार विभाजन होने की प्रक्रिया, उसको विदलन कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, बार बार विभाजन होगा, जिसकी वजह से जो जाइगोट होते हैं इसमें विदलन की प्रक्रिया होगी। और विदलन की प्रक्रिया होने के बाद में जो जाइगोट है किसमें चेंज हो जाएगा, मोरुला के अंदर चेंज हो जाएगा। एक अवस्था आती है मोरुला, ठीक है ना, मोरुला के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ मोरुला 16 कोशिकीय अवस्था होती है, एक सेल होती है, उसमें 16
कोशिका पाई जाती है वो होती है मोरुला, और मोरुला के आगे चल के किसमें चेंज हो जाएगी, ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला, ये आपको ध्यान में रखनी है, ब्लास्टुला अवस्था। और ब्लास्टुला आगे चल के किसमें चेंज हो जाएगी, ग्रेस्टुला में, ग्रेस्टुला अवस्था में, ठीक है ना। अब ग्रेस्टुला अवस्था आगे चल के किसमें चेंज हो जाएगी, भ्रूण में। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर ये जो प्रोसेस होती है वो पूरी क्या होती है, लैंगिक जन्म में होती है, ठीक है। यानी जो नर होगा और मादा होगी ये आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद में युग्मनज बनाएंगे, फिर क्लेवेज ऑपरेशन से होगी, फिर क्लेवेज से मोरुला बनेगा, मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला बनता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन प्लांट्स में ये सब क्या होती है, अलग होती है। सेकंड जो चैप्टर होगा वो सिर्फ पूरा प्लांट्स के अंदर है, वो हम पढ़ेंगे, वहां पर फर्टिलाइजेशन वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि यहाँ पर वो चेंज हो जाते हैं। फिर ये पुंकेसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्त्री केसर, फिर से अलग अलग चीजें बनेंगी, कौन कौन सी होंगी, किस प्रकार से उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर ये देखेंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, जो मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ लैंगिक जनन के अंदर। सबसे पहले तो दो बात आपको लिखनी है नीचे, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में दोनों जनक, और क्वेश्चन आपको लिखना है नर और मादा। लैंगिक जनन में दोनों जनक नर तथा मादा पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इसके नीचे लिखना है लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति, संतति दोनों जनकों से, दोनों जनकों से भिन्न होती है, भिन्न होती है। या हम कह सकते हैं पूरी भिन्न नहीं होती है, कुछ सेम भी हो सकती है, लेकिन कुछ वेरिएशन मिलते हैं, कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, अलग होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो आपको आगे क्या लिखना है कि जो लैंगिक जनन है यह सबसे एक जटिल प्रोसेस होती है। आप आगे लिख सकते हो लैंगिक जनन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। ये दोनों लिखने के बाद में आपको आगे लिखना है लैंगिक जनन की प्रक्रिया, यही आगे लिख सकते हो आप, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है, जटिल होती है। किससे जटिल होती है, अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन से तो क्या होगी, ये प्रक्रिया क्या होगी, जटिल ही होगी, ठीक है ना। उसके बाद लिखना आपको लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव, लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव, लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव किशोर प्रावस्था से गुजरता है, किशोर प्रावस्था से गुजरता है। आप सबसे पहले लिख लेना, उसके बाद मैं समझा दूंगा। किशोर प्रावस्था से गुजरता है। पादपों में यह अवस्था कायिक प्रावस्था कहलाती है, जबकि पादपों में यह अवस्था कायिक अवस्था कहलाती है, कायिक अवस्था कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आप ऊपर लिख सकते हो कायिक प्रावस्था कहलाती है। इस प्रावस्था में आगे लिखना आपको, इस प्रावस्था में जनांगों का विकास होता है। लैंगिक जनन में जनांगों का विकास होता है। जनांग आपको पता है कौन कौन से होते हैं, नर में अलग होते हैं, जो कि मादा में जनांग अलग पाए जाते हैं। आपको पता है फैलोपियन ट्यूब होती है, वेजाइना होती है, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शुक्रवाहिनी होती है, ठीक है ना, अंडाशय होता है, ये तो इसके अंदर मिलते हैं। जबकि इसके अलावा हम बात करें नर के अंदर पेनिस होता है, शुक्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्रमार्ग होता है, ये आपको जनांग कहलाते हैं, ठीक है ना। जनांगों से गुजरता है।
इसके बाद देखो आपको लिखना है जो जननांगों का विकास होता है तथा इस प्रावस्था की समाप्ति ही तथा इस प्रावस्था की समाप्ति ही इस प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था की शुरुआत होती है। जनन प्रावस्था की शुरुआत होती है, ये आपको लिखनी है, शुरुआत होती है। थ्योरी देखो इसमें बताने लगा क्वेश्चन है, जो चीज होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। समाप्ति की जनन प्रावस्था होती है। उसके बाद लिखना है जिसे पादपों में पुष्पन अवस्था कहते हैं। जिससे पादपों में पुष्पन अवस्था कहते हैं। पुष्पन अवस्था कहते हैं क्योंकि जननांगों का विकास होगा और जननांगों का विकास होने के कारण क्या होंगे, ये इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें पुष्प निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो हम अलग बात करें, नेक्स्ट पुष्पन अवस्था कहते हैं, जबकि मानव में इसे क्या कहते हैं, यौना प्रारंभ। जबकि मानव में इसे यौनारंभ या कह सकते हैं यौन का प्रारंभ, ठीक है ना। यौन का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है, यौन प्रारंभ शुरू हो जाता है, ये बात लिखो। उसके बाद मैं आगे लिखूंगा आपको, यानी यौन प्रारंभ है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपको क्या लिखना है, पादपों में पुष्प की अवधि। नेक्स्ट आपको लिखना है इंपोर्टेंट लगा के, पादपों में पुष्पन की अवधि अलग अलग होती है। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पुष्पन क्या होते हैं, जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में पुष्पन क्या होते हैं, मतलब बहुत देर से आते हैं, कह सकते हैं। उसमें देखो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। हम बात करें जैसे एग्जाम्पल बांस, उसको बोलते हैं बेम्बो, ठीक है ना, बांस। उसमें लिखना आपको बांस की जाति के पादप, बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक ही बार पुष्पित होते हैं। जिसके नीचे आपको लिखना है, इसके अलावा जो दूसरा, इसके अलावा देखो एक है नीला कुरिंजी, इसका दूसरा नाम को आपको लिखना है स्ट्रोबिलेस बस, ये इसका दूसरा नाम है, देखो स्ट्रोबिलेसिस कुनियाना में पुष्पन 12 साल के अंतराल से आते हैं, 12 साल के अंतराल से आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कुछ पादप कौन से होते हैं, जैसे मैं बात करूं पुष्पन की अवधि इनमें अलग अलग होती है, ठीक है। पुष्पन की अवधि अलग अलग होती है। इसमें देखो बांस की कुछ जो जातियां होती हैं वो पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्पित करने का मतलब होता है कि उनमें केवल एक बार पुष्पन होता है। लेकिन ये डी मैं बात करूं तो इसमें एक पादप है नीला कुरिंजी, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलेस कुनियाना। इस पादप में क्या होता है कि हर 12 साल के अंतराल से क्या होते हैं कि पुष्पन आते रहते हैं, ठीक है ना। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन के अंदर दिखाई देती है। उसमें देखो कि पुष्पन ये अलग अलग आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो लैंगिक जनन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें पुष्प किस प्रकार से गुजरते हैं, जबकि जो मानव होते हैं वो किस प्रकार से गुजरते हैं। उसमें देखो
पादपों में पुष्पन की जो अवस्था होती है वो शुरू से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और मानव में क्या होता है कि जो शुरुआत होती है वो यौन प्रारंभ, यानी जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो यौन प्रारंभ कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो लैंगिक जनन है वो उसकी जो आगे की जो विधियां होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।